आप सभी को पता होगा कि कौन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हु। तो क्या हम कौन कौन के लिए हु यूज करें? ठीक इसी तरह से कहाँ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेयर। तो कहाँ कहाँ के लिए क्या हम वेयर वेयर दो बार यूज करें? ठीक इसी तरह से धीरे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्लो। तो क्या धीरे धीरे के लिए हम स्लो स्लो दो बार लिखें? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे कि WH फैमिली में जो भी वर्ड्स आते हैं वो अगर सेंटेंस में दो बार रिपीट हो जाए तो उन्हें हम कैसे लिखते हैं इंग्लिश में। और ठीक इसी तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश हमें पता होती है, लेकिन वो वर्ड्स भी अगर दो बार रिपीट हो जाएं, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, बार बार, थोड़ा थोड़ा, तो इनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, तो वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम WH फैमिली के सभी वर्ड्स को सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यही वर्ड्स अगर सेंटेंस में दो बार रिपीट हो जाए तो इनकी इंग्लिश क्या होती है। तो देखिए, WH फैमिली में टोटल 9 वर्ड्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ड है हु का मतलब होता है कौन। सेकंड है हुम का मतलब होता है किसे या किसको। हुज इसका मतलब होता है किसका, किसकी या किनका। वॉट का मतलब होता है क्या। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन से। वेन का मतलब होता है कब। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वाई का मतलब होता है क्यों। और हाउ का मतलब होता है कैसे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर के जो 8 वर्ड्स हैं वो सारे के सारे WH से स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, सिर्फ हाउ को छोड़ के। और यही रीजन है कि इन सारे वर्ड्स को हम WH क्वेश्चंस या फिर WH फैमिली के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनमें जो वर्ड्स आते हैं वो अधिकतर WH से स्टार्ट होते हैं। तो अब देखिए, इनमें से कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड अगर आपके सेंटेंस में दो बार आ जाए, सेम इंट्रोगेटिव वर्ड दो बार अगर आ जाता है, जैसे तुमने क्या क्या देखा, उसने किसे किसे बुलाया, तो क्या क्या, किसे किसे, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, इस तरह से जब आपके सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड्स दो बार आ जाते हैं तो आपको क्या करना है। देखिए, बहुत सिंपल है। आप जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, आपको सेम वैसे ही बनाना है। बस आपको करना क्या है कि जो भी WH वर्ड है उसके बाद आपको ऑल लगा देना है। तो देखिए, WH फैमिली के साथ जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना है WH वर्ड, उसके बाद लगानी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब। लेकिन देखिए, क्योंकि हमारा WH वर्ड सेंटेंस में दो बार आएगा, रिपीट होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सिंपल सा WH वर्ड के बाद ऑल लगा देना है। इस चीज को चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए, वह कहाँ कहाँ गई। तो देखिए, कहाँ के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वेयर। लेकिन सेंटेंस में आया है कहाँ कहाँ, तो हम लिखेंगे वेयर ऑल। उसके बाद हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, और सिंपल पास्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो हम लिखेंगे वेयर ऑल डिड। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लड़की की बात हो रही है तो हम लिखेंगे शी। उसके बाद हमें लगानी है मेन वर्ब, तो हम लिखेंगे गो। तो देखिए, सेंटेंस किस तरह से बन रहे हैं वो समझिए। सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस है, अगर हमें बोलना है वह गई, तो हम कैसे बोलते हैं, शी वेंट। हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल है, हम बोलते हैं शी वेंट। अगर हमें पूछना हो क्या वो गई, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, तो हम कैसे बोलते हैं, डिड शी गो। वहीं पे अगर हमें पूछना है वह कहाँ गई, तो हम बोलते हैं वेयर डिड शी गो। और अगर हमें पूछना हो कि वह कहाँ कहाँ गई, तो हम बोलेंगे वेयर ऑल डिड शी गो। तो जब भी WH वर्ड सेंटेंस में दो बार रिपीट हो जाते हैं तो सब कुछ सेम रहता है, बस WH वर्ड के बाद ऑल लग जाता है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, उसने क्या क्या देखा। तो क्या के लिए वर्ड यूज होता है व्हाट, तो क्या क्या के लिए वर्ड यूज होगा व्हाट ऑल। तो सेंटेंस बन जाएगा व्हाट ऑल डिड ही सी। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, व्हाट ऑल, क्योंकि सेंटेंस में क्या क्या दो बार आया है। उसके बाद हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब डिड, क्योंकि ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि सिंपल पास्ट में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं,
तो डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। ये गलती बहुत लोग करते हैं कि जब वो नेगेटिव बनाते हैं या फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब भी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें बोलना है कि तुमने क्या क्या खरीदा तो हम बोलेंगे व्हाट ऑल डिड यू बाय। तुमने क्या क्या खरीदा, व्हाट ऑल डिड यू बाय। छुट्टियों में तुम कहाँ कहाँ घूमने गए, तो देखिए कहाँ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेयर, तो कहाँ कहाँ के लिए हम लिखेंगे वेयर ऑल। तो सेंटेंस बन जाएगा वेयर ऑल डिड यू गो ड्यूरिंग दी हॉलीडेज। वेयर ऑल डिड यू गो ड्यूरिंग दी हॉलीडेज। अगला देखिए पार्टी में तुम किसे किसे बुलाओगे, तो देखिए किसे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं whom, तो किसे किसे के लिए हम बोलेंगे whom all। तो सेंटेंस बन जाएगा whom all will you invite to the party। whom all will you invite to the party। तुम कौन कौन सी फिल्में देख चुके हो, तो देखिए इसके लिए हम बोलेंगे which all movies have you watched। which all movies have you watched। नेक्स्ट है तुम कब कब वहां जाते हो, तो यहाँ पे देखिए कब के लिए हम वर्ड यूज करते हैं when, तो कब कब के लिए हम बोलेंगे when all। और ये जो सेंटेंस है ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं डू और डज। अब क्योंकि देखिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे यू है और यू के साथ हम यूज करते हैं डू का, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा when all do you go there। When all do you go there, तुम कब कब वहां जाते हो। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी, बार बार। अगर ऐसे वर्ड्स आपके सेंटेंस में आए तो इन्हें आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो देखिए धीरे धीरे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्रेजुअली। देखिए एग्जाम्पल, वह धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहा है, तो इसे हम कैसे बोलेंगे He is gradually learning English। He is gradually learning English। देखिए अगर आपको बोलना होता कि वह इंग्लिश सीख रहा है तो आप कैसे बोलते हैं He is learning English, यही बोलते हैं आप। लेकिन आपको बोलना हो कि वह धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहा है तो हम बोलेंगे He is gradually learning English। दूसरा एग्जाम्पल है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते हैं ना कि टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। नेक्स्ट है थोड़ा थोड़ा। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लिटिल बाय लिटिल। एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा थोड़ा करके उसने बहुत पैसा बचा लिया। लिटिल बाय लिटिल ही सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। थोड़ा थोड़ा करके उसने बहुत पैसा बचा लिया। लिटिल बाय लिटिल ही सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। थोड़ा थोड़ा करके वह अंग्रेजी बोलने लगा। लिटिल बाय लिटिल ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। थोड़ा थोड़ा करके वह अंग्रेजी बोलने लगा। लिटिल बाय लिटिल ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। जल्दी जल्दी, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्विकली। एग्जाम्पल देखिए, जल्दी जल्दी अपना होमवर्क खत्म करो। फिनिश योर होमवर्क क्विकली। जल्दी जल्दी अपना होमवर्क खत्म करो, फिनिश योर होमवर्क क्विकली। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ तो बोलेंगे गेट रेडी क्विकली। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, गेट रेडी क्विकली। इसके बाद है बार बार। देखिए बार बार के लिए हमारे पास तीन वर्ड्स हैं। पहला है अगेन एंड अगेन, दूसरा है ओवर एंड ओवर और तीसरा है रिपीटेडली। तो इन तीनों में से किसी भी वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो अगेन एंड अगेन और ओवर एंड ओवर है ना, इनका यूज हम आम बोलचाल की भाषा में ज्यादा करते हैं और जो रिपीटेडली है इसका इस्तेमाल भी हम करते हैं लेकिन ये फॉर्मल होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, उसने मुझे बार बार कॉल किया, तो इसके लिए हम बोलेंगे ही कॉल्ड मी अगेन एंड अगेन। देखिए यहाँ पे आप ओवर एंड ओवर का भी यूज कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं ही कॉल्ड मी ओवर एंड ओवर, या फिर आप रिपीटेडली का भी यूज कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं ही कॉल्ड मी रिपीटेडली। तो तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है वह वही फिल्म बार बार देखती है। शी वॉच द सेम मूवी ओवर एंड ओवर। शी वॉच द सेम मूवी ओवर एंड ओवर। ठीक इसी तरह से अगर आपको बोलना हो उसने बार बार वही सवाल पूछा, तो हम बोलेंगे he repeatedly asked the same question।
he repeatedly asked the same question. So guys, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, इनकी ट्रांसलेशन क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने कई बार इस तरह के सेंटेंसेस सुने होंगे, जैसे यही तो मैं तुमसे कह रही थी, वही तो वो तुम्हें समझा रहा था, उसने उसे डॉक्टर समझ लिया, यही तो मुझे तुम में पसंद है, वही तो हम लोग मिले थे। इस तरह के सेंटेंसेस जब भी हमारे सामने आते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हम कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। देखिए, पहला जो सेंटेंस दिया गया है उसमें मैं तुमसे कह रही थी, इसकी ट्रांसलेशन तो बहुत ही इजीली बहुत से लोग कर लेते हैं कि आई वॉज टेलिंग यू, लेकिन यही तो मैं तुमसे कह रही थी, यहाँ पे वो आके अटक जाते हैं कि अब हम क्या यूज करें। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस में वो तुम्हें समझा रहा था, इसकी ट्रांसलेशन बहुत से लोग बहुत ही इजीली कर पाएंगे, ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू, लेकिन वही तो वो तुम्हें समझा रहा था, यहाँ पे आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कि ये जो यही तो, वही तो, या फिर उसने उसे डॉक्टर समझ लिया, यानी कि किसी ने किसी को कुछ समझ लिया, तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम किस तरह से बना सकते हैं, इनके लिए कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं, हर एक चीज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं विथ एग्जाम्पल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है गुड फॉर नथिंग। देखिए, इसका मतलब होता है किसी काम का नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये पेन तो किसी काम की नहीं है, मेरा दोस्त तो किसी काम का नहीं है। तो जब भी आपको बोलना हो कि कोई व्यक्ति या कोई चीज किसी काम की नहीं है या फिर बिल्कुल निकम्मा है, बेकार है, तब आप यूज करेंगे गुड फॉर नथिंग। देखिए कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि अगर आपको बोलना हो मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, तो कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, इसके लिए हम लिखेंगे माय फ्रेंड। अब आप सेंटेंस में सबसे लास्ट में चले जाइए, देखिए वहां पे लिखा हुआ है, और जब भी लास्ट में है आता है तो इसके लिए हम या तो इज का यूज करते हैं या फिर आर का। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इज। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी कि हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं, तो हम इज का यूज करते हैं। और यहाँ पे भी देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, यानी कि हम किसी एक दोस्त की बात कर रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इज का। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी काम का नहीं, तो इसके लिए हम प्रॉपर एक सेंटेंस का यूज करेंगे गुड फॉर नथिंग। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा माई फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। तो हमें सेंटेंसेस को इसी तरह से ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हम सबसे लास्ट में चले जाते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है हम उसे लिखते हैं, उसके बाद हम बैकवर्ड से ट्रांसलेट करते हुए आते हैं। तो मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, तो सेंटेंस बन जाएगा माई फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। अब यहीं पे अगर आपको ये बोलना होता कि मेरे दोस्त किसी काम के नहीं है, तो सेंटेंस बन जाता माई फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग। इस सेंटेंस में देखिए हमने आर का यूज किया है, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है। मेरे दोस्त मतलब आप किसी एक दोस्त की बात नहीं कर रहे हैं, आप एक से ज्यादा दोस्तों की बात कर रहे हैं, राइट? तो हम यहाँ पे यूज करेंगे आर का। तो आप लोगों को इज और आर का यूज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट या किसी नेम के साथ करते हैं, और आर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे, इनके साथ करते हैं। जैसे कि देखिए अगर आपको बोलना हो तुम किसी काम के नहीं हो, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ हम यूज करते हैं आर का, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। इसीलिए मैंने आपको इज और आर का यूज बताया, क्योंकि अगर आपको इज और आर का यूज ही नहीं पता होगा तो आप सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि अगर आपको बोलना हो ये किताब किसी काम की नहीं है, तो हम बोलेंगे दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग। ये किताब किसी काम की नहीं है, दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग। तो आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है कि गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी काम का नहीं या फिर बेकार। तो बहुत छोटा सा सेंटेंस है, आप अगर इसके साथ 4-5 सेंटेंसेस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है दैट्स व्हाट। इसका मतलब होता है वही तो। देखिए कॉन्वर्सेशन करते टाइम हम अक्सर ऐसी बातें बोलते हैं जैसे वही तो मैं तुम्हें बता रही थी,
वही तो वो तुमसे कह रहा था। तो जब भी आप बात करते हैं विचारों की यानी कि थॉट्स की, तब आपको वहां पे यूज करना है दैट्स व्हाट का। जैसे कि देखिए, वही तो मैं तुमसे कह रही थी, तो यहाँ पे मैं तुमसे कह रही थी, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आई वॉज टेलिंग यू। क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर, उसके साथ हम वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करते हैं। तो मैं तुमसे कह रही थी, इसके लिए हम बना देते हैं आई वॉज टेलिंग यू। लेकिन हमें तो बोलना है वही तो मैं तुमसे कह रही थी, तो वही तो के लिए हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे दैट्स व्हाट। तो सेंटेंस बन जाएगा दैट्स व्हाट आई वॉज टेलिंग यू। देखिए, टेंस कोई सा भी हो सकता है, ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि वही तो के लिए हम यूज करेंगे दैट्स व्हाट का। जैसे कि देखिए, वही तो वो तुम्हें समझा रहा था, तो वो तुम्हें समझा रहा था, तो इसे हम टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनता है ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू। लेकिन आपने उसमें ऐड कर दिया कि वही तो वो तुम्हें समझा रहा था, तो अब आपका सेंटेंस बनेगा दैट्स व्हाट ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू। वही तो वो तुम्हें समझा रहा था, दैट्स व्हाट ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू। वही तो मैंने तुम्हें पढ़ाया। अब यहाँ पे देखिए, मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट। क्योंकि देखिए लास्ट में क्या आया है, या, और जब भी लास्ट में या ई इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वो सिंपल पास्ट के होते हैं। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, हमें सब्जेक्ट के साथ V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आई टॉट यू, सब्जेक्ट हमारा आई है यहाँ पे, और पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। लेकिन हमें टीच की सेकंड फॉर्म यानी कि टॉट का यूज करना है, क्योंकि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो सेंटेंस हो गया आई टॉट यू। लेकिन मुझे क्या बोलना था कि वही तो मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो हम बोलेंगे दैट्स व्हाट आई टॉट यू। वही तो मैंने तुम्हें पढ़ाया, That's what I taught you. So I hope this is clear to all of you. और अगर क्लियर है तो एक सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, सो नेक्स्ट है दिस इज वॉट। इसका मतलब होता है यही तो। देखिए, इसके पहले जो हमने पढ़ा दैट्स वॉट और दिस इज वॉट, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ। तो देखिए, दैट्स वॉट और दिस इज वॉट को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, दैट्स वॉट में क्या लिखा हुआ है, दैट, और दिस इज वॉट में क्या लिखा हुआ है, दिस। और हम सभी को पता है कि दैट का मतलब क्या होता है, वह, और दिस का मतलब होता है यह। अब देखिए, वही तो वही तो में क्या आ रहा है, वह, और हमें पता है कि वह के लिए हम यूज करते हैं दैट का। तो इसके लिए हम बोलेंगे दैट्स व्हाट। इस तरह से हमें याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली, यही तो में क्या आ रहा है, यह, और यह के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दिस। तो यही तो बोलना हो तो हम बोलेंगे दिस इज व्हाट। तो इन दोनों को याद रखने की ट्रिक क्या है कि आपको दिस और दैट को याद रखना है। जैसे कि आपको बोलना है वही तो आपके माइंड में इंस्टेंटली क्लिक होना चाहिए कि वह के लिए वर्ड आता है दैट, तो वही तो के लिए हम बोलेंगे दैट्स व्हाट। इसी तरह जब आपको बोलना हो कि यही तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए सबसे पहले कि यह के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दिस का, तो यही तो के लिए हम वर्ड यूज करेंगे दिस इज व्हाट। तो चलिए अब देख लेते हैं दिस इज व्हाट के कुछ एग्जांपल्स। जैसे, यही तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू। देखिए, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आई एम टीचिंग यू। लेकिन यही तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, इसके लिए हम बोलेंगे दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू। यही तो उसने मुझे कल बताया था। अब देखिए, उसने मुझे कल बताया था, तो ये कैसा सेंटेंस है, ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, जिसमें हम लोग सिंपली सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा शी टोल्ड मी यस्टरडे। देखिए, बताने की इंग्लिश क्या होती है, टेल, लेकिन हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, तो हम यूज करेंगे टोल्ड का। टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड होती है, और कल की इंग्लिश होती है यस्टरडे। तो सेंटेंस हो गया शी टोल्ड मी यस्टरडे। लेकिन हमें तो बोलना है यही तो उसने मुझे कल बताया था, तो हम बोलेंगे दिस इज व्हाट शी टोल्ड मी यस्टरडे। यही तो मुझे अभी चाहिए। देखिए, मुझे अभी चाहिए, इसके लिए हम सेंटेंस बनाते हैं आई नीड राइट नाउ। यहाँ पे नीड क्यों आया, क्योंकि हम किसी जरूरत की बात कर रहे हैं। मुझे अभी चाहिए, इसका क्या मतलब है कि मुझे उस चीज की जरूरत है ना, तो हम नीड का यूज करेंगे। और अभी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं राइट नाउ का। तो सेंटेंस हो गया आई नीड राइट नाउ।
लेकिन अब आपने सेंटेंस में ऐड कर दिया यही तो इसके लिए हम बोलेंगे दिस इज वॉट। तो सेंटेंस हो जाएगा दिस इज वॉट आई नीड राइट नाउ, यही तो मुझे अभी चाहिए, दिस इज वॉट आई नीड राइट नाउ। ओके, सो नेक्स्ट है दैट्स वेयर। इसका मतलब होता है उसी जगह तो या फिर वहीं तो। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसी जगह तो हम मिले थे या फिर वहीं तो वो रहता है, तो इन दोनों सिचुएशंस के लिए हम यूज करेंगे दैट्स वेयर का। देखिए, इसके पहले हमने क्या सीखा कि दैट्स व्हाट का मतलब होता है वही तो, और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि दैट्स वेयर का मतलब भी होता है वही तो या फिर उसी जगह तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, इन दोनों में बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही क्लियर सा डिफरेंस है कि दैट्स व्हाट का यूज आप तब करेंगे जब आप थॉट्स की बात करेंगे, और दैट्स वेयर का यूज आपको तब करना है जब आप प्लेस की बात करेंगे, किसी जगह की बात करेंगे। क्योंकि देखिए, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और इसका यूज हम प्लेस के लिए करते हैं, राइट? तो जब दैट्स के साथ वेयर आ जाए तो समझ जाइएगा कि प्लेस की बात हो रही है, और जब दैट्स के साथ व्हाट आए तो समझ जाइएगा कि वहां पे विचारों की यानी कि थॉट्स की बात हो रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं दैट्स वेयर के साथ कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए, अगर आपको बोलना हो कि वहीं तो मैं रहता हूं, तो बोलेंगे दैट्स वेयर आई लिव। वहीं तो मैं रहता हूं, दैट्स वेयर आई लिव। वहीं तो हम पहली बार मिले थे। तो देखिए, ये सेंटेंस एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, और सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो मिलने की इंग्लिश होती है मीट, जिसमें डबल ई होता है। इसकी सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे जिसमें सिंगल ई होता है, और इसे मेट पढ़ा जाता है, ठीक है? तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दैट्स वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। वहीं तो हम पहली बार मिले थे, दैट्स वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। उसी जगह तो मैं जाता हूँ, तो इसके लिए बोलेंगे दैट्स वेयर आई गो। या फिर बोलना हो कि उसी जगह तो मैं पढ़ाई करता हूँ, तो बोलेंगे दैट्स वेयर आई स्टडी। तो उसी जगह या फिर वहीं तो के लिए हमें यूज करना है दैट्स वेयर का। नेक्स्ट है दिस इज वेयर। इसका मतलब होता है यहीं तो या फिर इसी जगह तो। देखिए, इसके पहले हमने जो सीखा था दिस इज वॉट, उसका भी मतलब होता है यहीं तो, और इसका भी मतलब मैं आपको बता रही हूँ यही तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगेन इन दोनों में भी सेम डिफरेंस है। दिस इज व्हाट का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी थॉट्स की बात करेंगे, विचारों की बात करेंगे, और दिस इज वेयर का यूज हमें वहां पे करना है जहां पे हम प्लेस की बात करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आपको बोलना हो कि यहीं तो मैं भी रहती हूँ, तो बोलेंगे दिस इज वेयर आई लिव टू। दिस इज वेयर आई लिव टू। यहीं तो मैं अपनी किताबें रखता हूँ, तो बोलेंगे दिस इज वेयर आई कीप माई बुक्स। रखने की इंग्लिश होती है कीप। दिस इज वेयर आई कीप माई बुक्स। इसी जगह तो वो आता है, दिस इज वेयर ही कम्स। इसी जगह या फिर यहीं तो वो आता है, दिस इज वेयर ही कम्स। देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद टेक का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। मैं बताऊंगी कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। इसके बाद आपको यूज करना है फॉर का, और इसके बाद आएगा नाउन या फिर एडजेक्टिव। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसने मुझे डॉक्टर समझ लिया, या फिर किसी ने रस्सी को सांप समझ लिया। तो जब आप किसी व्यक्ति को या वस्तु को कुछ और समझ लेते हैं, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे ऑब्जेक्टिव केसेस लिख दिए हैं। जैसे कि देखिए, जब आप अपनी बात करेंगे कि किसी ने मुझे कुछ समझ लिया, तो मुझे के लिए आप इस्तेमाल करेंगे मी का, आई का यूज नहीं करेंगे। आई सब्जेक्टिव होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। इसी तरह से जब आप बोलेंगे कि उसने तुम्हें कुछ समझ लिया, तो तुम्हें के लिए हम वर्ड यूज करेंगे यू का। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही रहता है। और जब किसी लड़के की बात होगी तो हम यूज करेंगे हिम का, ही बदल जाता है हिम में। इसी तरह से जब लड़की की बात होगी तो हम यूज करेंगे हर का, और जब किसी वस्तु की या फिर किसी एनिमल की बात होगी तो हम यूज करेंगे इट का। ठीक इसी तरह से जब हमें बोलना हो कि उसने हमें कुछ समझ लिया, तो हम वर्ड यूज करेंगे अस का। वी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वी सब्जेक्टिव केस होता है। और ठीक इसी तरह से जब बोलना हो कि हमने उन्हें कुछ समझ लिया, तो उन्हें के लिए हम वर्ड यूज करेंगे देम का। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है मैंने रोहन को डॉक्टर समझ लिया। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, तो हम लिखेंगे आई। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है ये कैसा है? ये एक पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस है, जिसमें हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो टेक बदल जाएगा टुक में।
अब देखिए इसके बाद हमें उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे हमने कुछ समझ लिया। जैसे कि मैंने रोहन को समझ लिया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रोहन। इसके बाद हमें लगाना है फॉर। अब यहाँ पे आपको वो चीज लिखनी है जो आपने किसी को समझ लिया। जैसे कि मैंने रोहन को डॉक्टर समझ लिया, तो मैं लिखूंगी अ डॉक्टर। तो सेंटेंस हो जाएगा आई टुक रोहन फॉर अ डॉक्टर। मैंने रोहन को डॉक्टर समझ लिया, आई टुक रोहन फॉर अ डॉक्टर। तो टुक के बाद आपको उस व्यक्ति का या फिर वस्तु का नाम लिखना है जिसे आपने कुछ समझ लिया, और फॉर के बाद आपको वो लिखना है जो आपने उन्हें समझ लिया। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि मैंने उसे गायक समझ लिया, तो सेंटेंस हो जाएगा आई टुक हिम फॉर अ सिंगर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, और टुक क्यों आया है, क्योंकि ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। और देखिए यहाँ पे जिसे कुछ समझा गया है ना, वो एक लड़का है, और जब लड़के की बात होती है तो हम हिम का यूज करते हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना है यहाँ पे। इसके बाद फॉर आया है, और फॉर के बाद आया है सिंगर। क्यों? क्योंकि आपने उसे गायक समझ लिया ना, तो जो समझ लिया वो फॉर के बाद आएगा। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि मैंने उन्हें अपना दोस्त समझ लिया, तो हम बोलेंगे आई टुक देम फॉर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव केस चेंज करिए, आपका सेंटेंस बदल जाएगा। जैसे कि देम की जगह पे अगर आपको बोलना हो कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझ लिया, तो बोलेंगे आई टुक यू फॉर माई फ्रेंड। तो देम की जगह पे क्या आ गया? यू। और अगर बोलना हो कि मैंने उसे अपना दोस्त समझ लिया, तो यू की जगह पे हिम या हर का यूज कर सकते हैं। लड़का है तो हिम का यूज करेंगे, और लड़की की बात करेंगे तो हर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा आई टुक हिम फॉर माई फ्रेंड, या फिर आई टुक हर फॉर माई फ्रेंड। और अगर किसी व्यक्ति की बात करनी हो, जैसे कि मैंने रोहन को अपना दोस्त समझ लिया, तो बोलेंगे आई टुक रोहन फॉर माई फ्रेंड। सो गाइस, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये जो छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं इनकी ट्रांसलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, इनके लिए कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। गाइस, आप लोगों ने बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस सुने हैं क्या? जैसे चख कर बताती हूँ, सोच कर बताती हूँ, एक बार चेक कर कर बताती हूँ, वापस आकर बताता हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो बहुत छोटा सा है लेकिन काफी लोगों को नहीं पता होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं इन्हें ध्यान से देखिए। इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे सोच कर बताती हूँ, कौन सोच कर बताएगा? हमें नहीं पता। चख कर बताती हूँ, कौन चख कर बताएगा? हमें नहीं पता, क्योंकि किसी का नाम तो यहाँ पे मेंशन है नहीं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं? तो इन सेंटेंसेस को सीखने से पहले हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट आखिर होता क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता और इंग्लिश में बोलते हैं डूअर। डूअर का मतलब होता है एक्शन को करने वाला। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो जो भी काम आपके सेंटेंस में हो रहा है उसे करने वाला ही आपका कर्ता होता है और वही आपका सब्जेक्ट होता है। लेकिन हमेशा आपके सेंटेंस में कोई काम हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सेंटेंस में बस किसी के बारे में बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। तो जो पढ़ाने का काम हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? मेरे द्वारा। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई। दूसरा सेंटेंस है आई एम अ टीचर। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिंपली बताया जा रहा है कि मैं एक टीचर हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे भी सब्जेक्ट मैं हूँ, क्योंकि मेरे बारे में बात की जा रही है ना कि मैं एक टीचर हूँ। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन हो सकता है, यानी कि काम को करने वाला, या फिर द वन बीइंग टॉक्ड अबाउट और डिस्क्राइब्ड, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है या जिसे डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो आप लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में सीखा, तो अब चलिए देखते हैं कि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंसेस को आखिर बनाना कैसे है। तो देखिए, ये जो बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, इन्हें बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट कहाँ से लिखे हम? सब्जेक्ट तो है ही नहीं सेंटेंस में। देखिए, यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं, अगर आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इन सभी में सब्जेक्ट आई हिडन है। मतलब सब्जेक्ट सब में आई है और वो छुपा हुआ है। कैसे? जैसे कि देखिए,
सोच कर बताती हूँ मतलब पहले मैं सोचूंगी फिर मैं बताऊंगी। तो सब्जेक्ट क्या है? आई है, सब्जेक्ट है मैं। देखिए हिंदी में क्या होता है कि आप बिना सब्जेक्ट के सेंटेंसेस बोल सकते हैं, जैसे सोच कर बताती हूँ, चख कर बताती हूँ, पूछ कर बताती हूँ। बट इन इंग्लिश यू कांट स्पीक लाइक दैट। आपको सब्जेक्ट ऐड करना ही पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट को मेंशन करना होता है। तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे, क्योंकि सब में सब्जेक्ट आई है। आगे का स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं ये कौन सी टेंस में है। आई नो कि आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि ये सभी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। क्यों? क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में ती हूं या ता हूं ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं। तो देखिए यहीं पे सभी लोग गलती करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि लास्ट में ती हूं ता हूं आया है तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह बना देते हैं, तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये सभी के सभी सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है। कैसे? जैसे कि समझिए, सोच कर बताती हूँ मतलब पहले मैं सोचूंगी उसके बाद मैं बताऊंगी। तो सोचने का काम पहले मैं करूंगी और बताने का काम बाद में मतलब फ्यूचर में करूंगी। तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट यानी कि आई के बाद हम लिखेंगे विल। अब देखिए यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं ना, इनमें दो वर्ब्स हैं। वर्ब यानी कि इनमें दो काम किए जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं तो सोच कर बताती हूँ, तो सोचना आपकी पहली वर्ब है और बताना आपकी दूसरी वर्ब है। सिमिलरली चख कर बताती हूँ मैं, चखना आपकी पहली वर्ब है और बताना आपकी दूसरी वर्ब है। थर्ड में देखिए, एक बार चेक करके बताती हूँ, तो चेक करना आपकी पहली वर्ब है और बताना आपकी दूसरी वर्ब है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन सब में एक वर्ब ऐसी है जो इन सब में कॉमन है और वो है बताना। तो बताने के लिए हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज कर लेते हैं टेल का, बट क्योंकि आज की क्लास में हम लोग इन सभी सेंटेंसेस को एडवांस तरीके से बनाना सीख रहे हैं, तो एडवांस इंग्लिश में हम लोग टेल का यूज नहीं करते हैं, हम लोग लेट का यूज करते हैं। तो हम विल के बाद लिखेंगे लेट और उसके बाद हमें लिखना है यू नो। अब देखिए स्ट्रक्चर में यू क्यों आया है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे सोच कर बताती हूँ, चख कर बताती हूँ, तो ये सारी बातें आप किसी ना किसी को बोल ही रहे हैं और जिसे बोल रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो जब हम सामने वाले से बात करते हैं और उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है तो हम उसे यू कंसिडर कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे यू आया है। और नो क्यों आया है? क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में लेट का यूज किया है। देखिए अगर आप टेल का यूज करते ना तो आप बोलते आई विल टेल यू, तब आप नो नहीं लगाते। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने टेल का यूज नहीं किया है, लेट का यूज किया है, तो इसीलिए हमें यू के बाद नो लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम लिखेंगे आफ्टर और उसके बाद वर्ब में आईएनजी। अब आईएनजी कौन सी वर्ब में लगानी है? तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हर एक सेंटेंस में दो वर्ब्स थी और एक वर्ब ऐसी थी जो सब में कॉमन थी, वो थी बताना। उसके लिए हम लोग लिख चुके हैं लेट। तो अब सेंटेंस में एक ही वर्ब बच चुकी है, इसी में आपको लगाना है आईएनजी। और अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपल सा एक ट्रिक चाहिए, तो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। जिन वर्ड्स में कर आया है ना, उनमें आपको आफ्टर के बाद आईएनजी लगा देना है। जैसे सोच कर, चख कर, इन सब में क्या आया है? कर। तो इन्हीं वर्ड्स में आपको आईएनजी लगाना है। तो चलिए अब बनाते हैं सेंटेंसेस। तो देखिए पहला सेंटेंस है सोचकर बताती हूँ। तो देखिए इन सभी सेंटेंस में आई विल लेट यू नो ये आपको सब में लिखना है। आई विल लेट यू नो का मतलब होता है मैं आपको बताऊंगी या मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप यूज करते हैं ना आई विल टेल यू, इसकी जगह पे आपको यूज करना है आई विल लेट यू नो। तो इसमें हम लिखेंगे आई विल लेट यू नो, उसके बाद हम लगाएंगे आफ्टर। अब आफ्टर के बाद आपको आईएनजी लगानी है किसमें? देखिए वर्ब क्या है? सोचकर, मतलब सोचने की इंग्लिश होती है थिंक। तो थिंक में आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा थिंकिंग। तो पूरा सेंटेंस होगा आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है चख कर बताती हूँ, तो इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। देखिए यहाँ पे टेस्टिंग में ही आईएनजी क्यों लगा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जिन वर्ड्स में कर आएगा उसमें आपको आईएनजी लगाना है। तो चख कर, तो इसमें हम आईएनजी लगाएंगे। चखने की इंग्लिश होती है टेस्ट, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा टेस्टिंग। देखिए आप लोग भी मेरे साथ सेंटेंस बनाते हुए चलिए, क्योंकि ये सेंटेंसेस बहुत इजी है। क्योंकि स्ट्रक्चर में जो भी था वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों आया है। जैसे आई क्यों आया है, विल क्यों आया है, लेट यू नो क्यों आया है। आपको करना क्या है, आपको हर एक सेंटेंस में आई विल लेट यू नो तक तो लिखना ही है, इतना सब में कॉमन है।
उसके बाद जो चेंजेस आपको करने हैं वो है आफ्टर के बाद जो आईएनजी आप लगाएंगे उन वर्ब्स में आपको चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक बार चेक करके बताती हूँ, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई विल लेट यू नो आफ्टर चेकिंग इट वंस। वंस क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे एक बार की बात हुई है ना, एक बार के लिए हम वंस का यूज करते हैं। तो पूरा सेंटेंस हो गया आई विल लेट यू नो आफ्टर चेकिंग इट वंस। अगला सेंटेंस है वापस आकर बताता हूँ, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। देखिए अगर आपको ये बोलना होता कि आकर बताता हूँ या आकर बताऊंगा, तो आप सिंपली बोलते आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग। लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं वापस आकर बताता हूँ, मतलब वापस वर्ड आया है ना, तो वापस के लिए हम लिखेंगे कमिंग के साथ में बैक, तो इसलिए यहाँ पे बैक आया है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन हो जाएगी आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। इसी तरह से है पहुंच कर बताती हूँ, इसके लिए बोलेंगे आई विल लेट यू नो आफ्टर रीचिंग। पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा आई विल लेट यू नो आफ्टर रीचिंग। ओके, सो नेक्स्ट है उससे पूछ कर बताता हूँ, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग हिम। आप हिम की जगह पे हर भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किससे पूछ कर बताने की बात कर रहे हैं। अगर वो लड़का है तो आप हिम लिखिए, और अगर वो लड़की है तो आप हर लिखेंगे। उससे बात करके बताती हूँ, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई विल लेट यू नो आफ्टर टॉकिंग टू हिम। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आस्किंग के बाद टू क्यों नहीं आया और टॉकिंग के बाद टू क्यों आया। तो देखिए आस्किंग अपने बाद पर्सन को लेने के लिए, मतलब जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे डिनोट करने के लिए कभी भी टू नहीं लेता है, लेकिन टॉकिंग को अपने बाद पर्सन लेने के लिए टू की जरूरत पड़ती ही है। जैसे हम बोलते हैं ना आई एम टॉकिंग टू यू, शी इज टॉकिंग टू हर, तो टॉक के बाद हम हमेशा टू लगाते हैं और आस्क के बाद हम टू कभी भी नहीं लगाते हैं। यही डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। अब लास्ट के जो दो सेंटेंसेस हैं ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. So guys, that's all for today. If you like this video, then please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.